आइए भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत भारत के प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है वह जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उन सभी भौतिक प्रदेश में सबसे प्राचीन है। प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर खिसका, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने से टेथी सागर में जो जमा मलबा था उसमें वलन पड़ा और वलन पड़ने के कारण हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। प्राचीन समय में हमारा भारत प्राचीन समय में हमारा भारत या प्रायद्वीपीय पठार ठीक इसी प्रकार से था, जो अफ्रीका महाद्वीप में सटा हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप में लगा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा युग था, प्राचीन समय में समस्त महाद्वीप जो थे वे आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा गया। अर्थात समस्त महाद्वीपों का या समस्त स्थलों का एकीकृत रूप पैंजिया कहलाया। पैंजिया के चारों ओर जल वाला भाग था। पैंजिया के चारों ओर जल वाले भाग को पैंथालासा कहा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में सिर्फ एक महाद्वीप पैंजिया और एक महासागर पैंथालासा। पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचल या अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप पैंजिया जो है वह दो भागों में टूट गया, उत्तर से दक्षिण की ओर। यह दो भागों में टूट गया। उत्तर वाला भाग अंगोरा लैंड या लॉरेंसिया तथा दक्षिणी वाला भाग गोंडवाना लैंड। आज के जितने भी महाद्वीप हैं जो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंगोरा लैंड का पार्ट, जबकि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग थे। गोंडवाना लैंड का हमारा देश भारत अर्थात प्रायद्वीपीय पठार जो प्राचीन समय में ऐसा था, यह भी गोंडवाना लैंड का भाग था। अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर खिसकने लगा और खिसकते प्रवाहित होने लगा, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा। फलस्वरूप इसके बीच में जो टेथी सागर था, टेथी सागर अर्थात अंगोरा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो टेथी सागर था, टेथी सागर का मलबा में वलन पड़ा और वलन पड़ने के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है। आइए हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं। यह भारत का उत्तरी भाग, यह भारत का दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग, भारत का उत्तरी भाग। यह दक्षिण भाग पूरा ऊपर उठा हुआ भाग है जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और यह भाग जो है वह टेथी सागर का बचा हुआ भाग है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला की बाह्य श्रृंखला शिवालिक, लघु हिमालय और बृहद हिमालय जिसे सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। इधर से आने वाली नदियां, हिमालय से आने वाली नदियां, हिमालय नदियों का काम क्या है? नदियां जो है वह पर्वतीय क्षेत्र से कटाव, पर्वतीय क्षेत्र को कटाव करती है। नदियां जो है पर्वतीय क्षेत्र को कटाव करती है, बालू, कंकड़, पत्थर या मलबा लाती है और नीचे वाले जगहों पर भर देती है। इसी प्रकार से हिमालय से आने वाली नदियां ने बचे हुए भाग, टेथी सागर का जो बचा हुआ भाग है उसको काट दिया, समतल मैदान का निर्माण हुआ, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का विस्तृत मैदान कहते हैं। यह भाग सोखता का जैसा है। जब बारिश होता है तो बारिश के टाइम यह पूर्णतः पानी से लबालब भर जाता है। इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक कृषि का कार्य किया जाता है, मैदानी क्षेत्र है, सबसे अधिक जनसंख्या जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्य इसी मैदानी क्षेत्र में बसे हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारा प्रायद्वीपीय पठार इस प्रकार का है, प्रायद्वीपीय पठार इस प्रकार का है, तो दोनों ओर तटीय मैदान, दोनों ओर तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ? ये अरब सागर का तट, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी।
पूरब और पश्चिम। पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियां, चाहे वो पूरब की ओर चाहे पश्चिम की ओर, प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली जो नदियां हैं वे पठारों को काटती गई और सागरीय तट पर नमलवा बिछाती गई। बिछाने के फलस्वरूप दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर अर्थात पूरब और पश्चिम दोनों ओर तटीय मैदान का निर्माण किया। इधर भी और इधर भी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रायद्वीपीय खंड का निर्माण हुआ। सबसे पहले प्रायद्वीपीय खंड का निर्माण हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई, तटीय मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र के विस्तृत मैदान का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय पठार अत्यधिक प्राचीन है। हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार जो है वह पूर्णतः स्थिर हो चुका है। हिमालय के क्षेत्र में अभी भी भूकंप देखने को मिलता है, अर्थात यह पूरी तरह से अस्थिर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार जो है पूर्णतः स्थिर हो चुका है। यह पूर्णतः कठोरतम चट्टानों से निर्मित है, अर्थात जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी उस समय जो मैग्मा बाहर निकले और परत दर परत जम गए, तो उससे निर्माण हुआ प्रायद्वीपीय पठार का। अर्थात यह वाला भाग जो है वह अत्यधिक कठोर चट्टानों से निर्मित है कि हिमालय वाले क्षेत्र में भूकंप आते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र में भूकंप नहीं आते, अर्थात अपवाद कहीं कहीं देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम सिरा अरावली पर्वतमाला, उत्तर पूर्व राजमहल की पहाड़ी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिम सिरा अरावली पर्वत, उत्तर पूर्व राजमहल की पहाड़ी से प्रायद्वीपीय पठार में विस्तृत है। मेघालय का शिलोंग पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। शिलोंग की पहाड़ी राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी विस्तार है। प्राचीन समय में राजमहल और शिलोंग की पहाड़ी आपस में मिले हुए थे। आपस में मिले हुए थे। प्रायद्वीपीय पठार का शिलोंग की पहाड़ी और राजमहल पहाड़ी दोनों आपस में मिले हुए थे। बीच वाला भाग जो है अवतलित हो गया, धंस गया। बीच वाला भाग अवतलित यानी शिलोंग की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी का बीच वाला भाग अवतलित धंस गया। हिमालय से आने वाली नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ने कालांतर में अपना मलबा यहाँ पर बिछा दी, जिसके फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ। शिलोंग की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी, शिलोंग का सबसे पश्चिमी पहाड़ी है गारो की पहाड़ी, गारो की पहाड़ी और यहाँ राजमहल की पहाड़ी, इसलिए इसका नाम गारो गैप या राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं। इस क्षेत्र को राजमहल गैप या मालदा गैप कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी हिस्सा का ढाल उत्तर की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी हिस्सा का ढाल उत्तर की ओर है, इसीलिए मालवा पठार या इस क्षेत्र से जो भी नदियां निकलती है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नदियों का प्रवाह क्या बताता है? नदियों का प्रवाह जो है वह ढाल की दिशा को बताता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नदी निकल रही है और उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, इससे साफ पता चलता है कि ढाल उधर है। सतपुड़ा पर्वत यानी भारत के सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा जो पर्वत है ये सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर, जबकि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूरब की ओर है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश। भ्रंश अर्थात स्थल का धंसा हुआ या अवतलित भाग को भ्रंश बोलते हैं। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश। इन दोनों भ्रंश घाटी का ढाल जो है पश्चिम की ओर है, इसीलिए नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की विपरीत, ढाल तो इधर है पूरब की ओर, तो ढाल की विपरीत पश्चिम की ओर अपना मुहाना बनाती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ताप्ती नदी के मुहाना से दक्षिणी कुमारी, ताप्ती नदी के मुहाना से दक्षिण में कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट के साथ साथ, नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाना से दक्षिण में कन्याकुमारी तक
पश्चिमी तट के साथ साथ पश्चिमी घाट का विस्तार है। ठीक इसी प्रकार से पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत दक्षिण की ओर एक ही जगह पर मिले हुए पर्वत मिलते हैं, जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत जो है वह 3 राज्य में है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट पर्वत के दक्षिण की ओर विस्तार, नीलगिरी से दक्षिण की ओर इसे अन्नामलाई अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं। और सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ी, अर्थात संपूर्ण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ी है। पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दोनों जो है वह नीलगिरी पर्वत पर आपस में मिले हुए हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है। यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी ना होकर के यह दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर अनाई मोदी, अन्नामलाई पर अनाई मोदी।